Hi, my name is Milap Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milap. Before we start this topic, let me remind you one thing. In my previous video, I taught you how to use gerund and how to use present participle, and also told you the difference between both of them. If you didn't watch that video, don't worry about that. I have shared the link of that video in the description box. Go and enjoy it. और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है जेरेंड, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। एक टॉपिक है इन्फिनेटिव, इसमें टू को लगा करके हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज और वहां पर इन्फिनेटिव में टू को लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सही मायने में दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, यानी कि पहचान अगर आप करोगे तो साउंड ना ने नी का आएगा। और ध्यान रखें, ये साउंड वर्ब में होता है। ये जो ना ने नी का साउंड आएगा ये वर्ब में होगा। ओके, तो इससे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करें कि किस सेंटेंस में जेरेंड का यूज होगा और किस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव का यूज होगा, हम इन सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर आपको देखना है सेंटेंस 1, आई एंजॉय। एंजॉय का मतलब होता है मजे करता हूं या मजे करना, राइट। लिखा है आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। मैं नॉवेल्स पढ़ने में मजे करता हूं। या फिर हम ऐसे बोलें आई एंजॉय टू रीड नॉवेल्स। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी मेन वर्ब, और यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर रीडिंग नॉवेल्स लिखा हुआ है। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब रीडिंग नॉवेल्स, क्या ये सेंटेंस ठीक है? या फिर आई एंजॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहां हमारी मेन वर्ब है एंजॉय, उसके बाद हमने यहां पर इन्फिनेटिव का यूज किया है टू रीड, उसके बाद हमारा नॉवेल्स ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आया हुआ है। तो ये दोनों वर्ब्स ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज हुई हैं, उसके बावजूद रीडिंग नॉवेल्स ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन आई एंजॉय टू रीड नॉवेल्स ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। बट ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए, यही सीखने के लिए तो हम इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को समझेंगे कि किस सेंटेंस के अंदर जेरेंड फॉर्म का यूज होता है और किस सेंटेंस के अंदर आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट प्लेइंग। अब यहां पे दो वर्ब हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये है हमारी मेन वर्ब। आप इसे क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। ये है हमारी मेन वर्ब और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि हमने यहां पे जेरेंड का यूज किया है प्लेइंग। एंड दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले। दोनों की हिंदी, मैं खेलना चाहता हूं। अगर मुझे बोलना है मैं खेलना चाहता हूं तो अक्सर आपने सुना होगा आई वॉन्ट टू प्ले, हम इसका यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है और ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है, ये भी हम इस वीडियो में सही से समझेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई लव सिंगिंग। लव मतलब बहुत पसंद है, लाइक मतलब है मुझे पसंद है, लेकिन लव मतलब बहुत पसंद है। आई लव सिंगिंग, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। अब देखिए यहां पर आया ना गाना, ना ने नी का साउंड आएगा वर्ब के साथ। आई लव सिंगिंग, आई लव टू सिंग। अब आप सोचेंगे कि दोनों में से कौन सा सही है, तो आपको बता दूं कि दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं और इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग भी बिल्कुल इक्वल हैं। मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे गाना बहुत पसंद है। इस तरह से इन दोनों सेंटेंस की हिंदी भी सेम है, सेंस भी सेम है और सेंटेंस भी करेक्ट है। आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो यही चीज ऊपर भी हुई है, वो गलत क्यों है, ये सही क्यों है, यही इस वीडियो का मेन मोटो है, ताकि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, स्टॉप। अब पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ब है स्टॉप। स्टॉप मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रुकना, एक होता है रोकना। अब यहां पर आप इसको समझें, आई स्टॉप्ड टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू यू। अब यहां पर दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? समझिए,
सेंटेंस दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इक्वल नहीं है। यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस को अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन में ही बोला जाएगा। अब हमें यहां पर समझना है ऐसा कैसे है। आई स्टॉप्ड, आई, मान लीजिए मैं चला और मैं बोल रहा हूं आई स्टॉप्ड, मैं रुका। आई स्टॉप्ड टू टॉक टू यू, कोई सामने से आ रहा था, मैं चला एंड आई स्टॉप्ड, मैं रुका टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने के लिए, यानी कि आपसे बात करने के लिए मैं रुका। इस सेंटेंस का सेंस है मैं रुका ही आपसे बात करने के लिए। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है, यहां पे हो गया आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया, खुद को रोक दिया, मैंने बंद कर दिया। टॉकिंग टू यू, मैंने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। यह है इस सेंटेंस का सेंस। आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, टॉकिंग टू यू, आपसे बात करना। और यहां पर आई स्टॉप्ड टू टॉक टू यू, मैं रुका आपसे बात करने के लिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, यह सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यहां पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अब दोनों सेंटेंसेस में आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको टू मीट यू, यानी कि यहां पर आपको लगेगा इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। और ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा टू के बाद वर्ब में आईएनजी है, जबकि जेरेंड के अंदर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, टू का यूज नहीं करते। लेकिन यहां पर हमें देखकर लगता है ये सेंटेंस रॉन्ग है, बट ऐसा नहीं है। टू मीट यू ये रॉन्ग सेंटेंस है और ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों है, कैसे है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इन सेंटेंसेस के साथ साथ आज हम जेरेंड और इन्फिनेटिव को कैसे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, किस सेंटेंस में जेरेंड और किस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव का यूज करना चाहिए, इस वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो देखा आपने एक सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हमें हाउ टू यूज जेरेंड एंड हाउ टू यूज इन्फिनेटिव, इस क्वेश्चन को हल करना, इस समस्या को सुलझाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को बोलने से पहले। चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको इन तीनों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है कि जेरेंड का यूज है या इन्फिनेटिव का यूज है। पहला सेंटेंस, मोहन इज डांसिंग, मोहन नाच रहा है। इसमें मोहन हमारा सब्जेक्ट है जो कि है प्रॉपर नाउन। इज डांसिंग, डांस वर्ड के अंदर आईएनजी का यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसमें प्ले के साथ आईएनजी का यूज किया है, बट ये जेरेंड है या नहीं है इसके बारे में अभी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ही यहां पर हमारा प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज किया गया है। तो मोहन हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। थर्ड सेंटेंस है माय फ्रेंड वाज टॉकिंग टू नेबर्स, मेरा दोस्त पड़ोसियों से बात कर रहा था। यहां पे टॉक के साथ हमने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया है। मेरा दोस्त यानी कि माय फ्रेंड, माय हमारा क्या है इस सेंटेंस के अंदर, यह है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, एंड फ्रेंड जो कि हमारा कॉमन नाउन है, यहां पर इस तरह से यूज किया गया है। लेकिन क्या ये सेंटेंसेस में जेरेंड का यूज है या इन्फिनेटिव का यूज है, इसके बारे में इस वीडियो में आप समझेंगे। देखिए, इज डांसिंग, इज प्लेइंग और वॉज टॉकिंग, यहां पर तीनों फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है। आप देख सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज है। तो क्या ये जेरेंड है? काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब में आईएनजी होने की वजह से क्या ये जेरेंड है? नहीं, ये जेरेंड नहीं है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्रिया किसी सब्जेक्ट के द्वारा काम करने के बारे में बताए, जैसे मोहन डांस कर रहा है, मोहन इज डांसिंग, तो मोहन के द्वारा क्रिया हो रही है नाचने की, वह के द्वारा फुटबॉल खेलने की बात हो रही है। यहां पर मेरा फ्रेंड जो है वो बात कर रहा था, एक काम कर रहा था नेबर के साथ। क्या काम कर रहा था? बात कर रहा था। यहां पर ये सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, ये तो टेंस है ना, ये जेरेंड नहीं है। इन सेंटेंसेस को आपने अभी ध्यान से देखा, यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया गया है, यानी कि ये जेरेंड फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिया के होने की बात हो रही हो, किसी सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जाने की बात हो रही हो, तो वहां पर जेरेंड नहीं है, वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था, राइट। जेरेंड फॉर्म का और इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज तो सब्जेक्टिव पार्ट या ऑब्जेक्टिव पार्ट में किया जाता है, जो कि अभी आप आगे सीखेंगे। यहां पर सब्जेक्टिव पार्ट में है मोहन और ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहां पर है फुटबॉल। यहां पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में है नेबर्स और सब्जेक्टिव पार्ट में है माय फ्रेंड, जबकि यहां पर ना तो कोई वर्ब है दोनों तरफ, इसीलिए ना ये जेरेंड है और ना ही ये इन्फिनेटिव है। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट में जेरेंड और इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, और साथ में यह भी सीखेंगे कि सही कौन सा है, कहां पर जेरेंड का यूज होगा और कहां पे इन्फिनेटिव का प्रॉपर यूज किया जाएगा। अब यहां पर सेंटेंस को देखिए, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। अगर मैं आपसे कहूं क्रिकेट खेलना सेहत के लिए अच्छा है, यहां पर क्रिकेट खेलना यानी कि यहां पे सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिकेट को खेलने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि मैं तो यह बता रहा हूं कि क्रिकेट खेलना सेहत के लिए अच्छा है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जिसमें कि सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारी वर्ब आती है आईएनजी के साथ, वहां पर हम जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और यहां पर जेरेंड फॉर्म का ही यूज किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि हमने यहां पर यह बताया है कि क्रिकेट खेलना सेहत के लिए अच्छा है। यहां पर क्रिकेट को कोई सब्जेक्ट के द्वारा नहीं खेला जा रहा है, इसलिए यह सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सेपरेट है, अलग है और एक अलग वे में बनाया गया है। अगर आप चाहें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर इन्फिनेटिव का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। कैसे लिखेंगे इसको? यहां पर आप इसे लिख सकते हैं, टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस, रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट। एक अच्छी आदत है किताब पढ़ना। एक अच्छी आदत है किताब पढ़ना। यहां पर किताब को पढ़ने की बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किताब को नहीं पढ़ा जा रहा है। यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई जा रही है कि किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहां पर हमने यूज किया है जेरेंड का, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर यूज किया गया है। सब्जेक्ट हमारा हमेशा सेंटेंस के फ्रंट में होता है, तो सब्जेक्टिव पार्ट में वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। आईएनजी को रिमूव कर दीजिए, आईएनजी को हटा दीजिए, एंड आपको लिखना है टू रीड। आपको लिखना है टू रीड बुक इज अ गुड हैबिट। हिंदी दोनों की सेम होगी, दोनों का सेंस सेम होगा, और एक ही समय में ये दोनों वाक्य अलग अलग तरीके से बोले जा सकते हैं, जिनका एक सेंस ही निकलेगा, राइट। लेकिन अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में, आई लाइक डांसिंग सालसा। सालसा एक गाने, एक नाचने का तरीका होता है, एक नाचने का ढंग होता है सालसा। आई लाइक डांसिंग सालसा। सालसा नाचना मुझे पसंद है, या यूं कह सकते हैं मुझे सालसा नाचना पसंद है, जैसे पंजाबी में भांगड़ा होता है वैसे ही। तो यहां पर हमने देखा कि आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा क्या है, लाइक हमारी मेन वर्ब है, लाइक हमारी मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट में तो आई आ गया, राइट। उसके बाद लाइक एंड डांसिंग सालसा, जो कि इस सेंटेंस का आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में या सब्जेक्टिव पार्ट में ही जेरेंड या इन्फिनेटिव का यूज होता है, लेकिन इन वर्ब्स के अंदर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में तो ये है, लेकिन यहां पर इनको करने वाला सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, इसीलिए ये सेंटेंस ना तो जेरेंड है और ना इन्फिनेटिव है। ये वर्ब्स इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज करके नहीं बनी गई। यहां पर आप देख सकते हैं आई लाइक डांसिंग सालसा, आई के साथ सब्जेक्ट जो कि पसंद करता है, और करता क्या है? सालसा नाचना उसे पसंद है। हम बोलेंगे आई लाइक डांसिंग सालसा, मुझे सालसा नाचना पसंद है, नाचना, राइट। तो यहां पे डांसिंग के साथ हमने आईएनजी का यूज किया है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू डांस
आई लाइक टू डांस और फिर हम बोल सकते हैं साल्सा। दोनों ही सेंटेंस बोले जा सकते हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं और दोनों ही सेंटेंस की सेम हिंदी सेम मीनिंग निकलता है, राइट। तो यहां पर आपने इन सेंटेंसेस को देखा किस तरह से डिफरेंस है। यहां पर हम सब्जेक्टिव पार्ट और यहां पर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने जेरेंड का यूज करके सेंटेंस को बनाया है। साथ में यह भी सीखा है कि हम चाहें तो आईएनजी को रिमूव करके इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब हम टॉपिक को थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाते हैं और सही से इसको समझते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है। जब भी मेन वर्ब, जब भी वर्ब हमारी ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाती है तो वहां पे 3 गोल्डन रूल्स का आपको याद रखना होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्टिव पार्ट था, ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब आगे की वीडियो, जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगी, आगे का टॉपिक आएगा, उसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हम यूज करेंगे जेरेंड और इंफिनिटिव का। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, यानी कि 3 मेजर रूल्स हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं जिनका आपको बड़ा ध्यान रखना है इंग्लिश के सेंटेंस को बोलते समय। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 3 गोल्डन रूल्स का ध्यान रखना होता है अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर किसी सेंटेंस में जेरेंड या इंफिनिटिव का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर हम पहले यह समझेंगे कि रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है यूज इंफिनिटिव्स आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब समझते हैं, यूज इंफिनिटिव्स, कह रहे हैं इंफिनिटिव्स का यूज करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद, आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद इंफिनिटिव का यूज करें जो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो रेफर कर रहे हो किसी नाउन या प्रोनाउन को। अब यहां पर इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना है। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे पता लगाएं या उनको इसके बारे में शायद ना पता हो। तो इस वीडियो में इन सेंटेंसेस में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी पता लगने वाला है। साथ ही रूल नंबर 2 का याद रखना है आपको। रूल नंबर 2 कहता है यूज जेरेंड आफ्टर प्रपोजिशन, यानी कि जब भी सेंटेंस के अंदर कोई प्रपोजिशन आए तो उसके बाद हमेशा जेरेंड यूज करना है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है ही थ्रू, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। उसने फेंका अ स्टोन ऑन मी टू हर्ट मी, उसने एक पत्थर फेंका मुझ पर, टू हर्ट मी, मुझे चोट पहुंचाने के लिए। अब देखिए यहां पर समझना क्या है, ही थ्रू, उसने फेंका, उसने फेंका, क्या फेंका, उसने फेंका अ स्टोन, एक पत्थर फेंका। अब उसने एक पत्थर जो फेंका, अब फेंकने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है ही, और फेंका क्या है, पत्थर, यानी कि पत्थर क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। स्टोन पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है, तभी तो पत्थर अपनी जगह से हिला, मूव हुआ। तो यहां पर उसने जब फेंका पत्थर, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पत्थर किस पर फेंका, मुझ पर फेंका, ऑन मी, मुझ पर, जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं, ये है। इसके ठीक बाद में आपको किसका यूज करना है, इन्फिनिटिव्स का। इन्फिनिटिव्स यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे टू हर्ट मी। यहां पर अगर आप हर्टिंग मी करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर आप शायद समझ गए होंगे कि किस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने यहां पर इन्फिनिटिव टू हर्ट मी का यूज किया है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये बात आपको समझनी चाहिए। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे फोर्स्ड रवि, उन्होंने बाध्य किया रवि को। दे फोर्स्ड रवि, उन्होंने रवि पर जोर डाला टू विन द मैच, टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। दे फोर्स्ड रवि टू विन द मैच, मैच जीतना। यहां पर आप देख रहे हैं मैच जीतना, राइट। यहां पे था चोट पहुंचाना, राइट। यहां पर मैच जीतना, यहां चोट पहुंचाना, ना ने नी का साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर।
साथ में आप देखिए, इसको समझिए, दे फोर्स्ड, उन्होंने फोर्स करा। फोर्स किसको करा? फोर्स करा रवि को। रवि कौन है हमारा? रवि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है रवि पर, फोर्स रवि को किया जा रहा है। किस लिए? मैच जीतने के लिए, टू विन द मैच। तो इसीलिए यहां पर हमने इंफिनिटिव का यूज किया है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3। यहां पर हमने देखा कि हमें रूल समझना है, यूज जेरेंड आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी कि सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन आए तो उसके ठीक बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि जेरेंड फॉर्म का यूज करना है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद मैं उससे मिला। तो यहां पर आफ्टर जो यूज किया गया है, ये आफ्टर क्या है? ये है आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आपको जेरेंड का यूज करना है, यानी कि आपको लगाना है कमिंग फ्रॉम ऑफिस। यहां पे आप वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, राइट? ओके, लास्ट सेंटेंस 4th, ही इज स्कैर्ड ऑफ कमिंग हेयर, वो यहां आने से डरा हुआ है। वो है डरा हुआ है, वो डरा हुआ है यहां आने से, कमिंग हेयर, यहां आने से डरा हुआ है। अब यहां पर ऑफ का यूज है, ये भी एक प्रेपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर भी प्रेपोजिशन था, कमिंग यूज हुआ, ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए यहां पर हमने कमिंग का यूज करा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ही स्कैर्ड ऑफ, और मैं यहां पे लिख दूं ही स्कैर्ड ऑफ रमन। अगर मैं बोलूं वह रमन से डरा हुआ है तो मैं बोलूंगा ही स्कैर्ड ऑफ रमन। अब रमन को हटा दीजिए, ही स्कैर्ड ऑफ कमिंग हियर, वो यहां आने से डरा हुआ है। सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने देखा ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमें जेरेंड या इंफिनिटिव का यूज किस कंडीशन के अंदर करना है। इंफिनिटिव का यूज करेंगे अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो नाउन और प्रोनाउन को रेफर कर रहे हो। अब यहां पर नाउन और प्रोनाउन क्या था? देखिए, स्टोन क्या है? स्टोन एक नाउन है, नाम है, और मी क्या है? मी एक प्रोनाउन है। वैसे ही यहां पर आप रवि देख सकते हैं, रवि एक हमारा प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से हमें इन सेंटेंसेस को बनाना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जेरेंड और इंफिनिटिव का यूज करना है। ये थे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस और दिखाना चाहता हूं। इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आपको याद है वीडियो शुरू करते वक्त मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे, उनमें से ये सेंटेंस था जिसमें हमें ये कंफ्यूजन थी कि हम यहाँ पे टू मीटिंग यू करें या फिर टू मीट यू करें। तो टू मीट यू हमारा गलत था, ये सही था। अब बारी है ये बताने की ये सही है क्यों। बड़े ध्यान से देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ है टू और यहां पे लिखा है मीटिंग, लेकिन टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो फिर उस हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। बस यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर टू एक प्रेपोजिशन भी है। हमें क्या करना होता है? प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में हमें जेरेंड का यूज करना होता है। प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड का यूज करेंगे, तो यहां पर हमने जेरेंड का यूज किया है। अब यह समझना है कि यह जेरेंड का यूज कैसे किया, यह एक प्रेपोजिशन क्यों है। आपको पता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग एक मेन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ये है हमारी मेन वर्ब और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट? सॉरी, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब यहां पे मेन वर्ब के साथ लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा टोटल मिलकर, ध्यान रखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड और टू, ये तीनों मिलकर एक बन जाता है फ्रेजल वर्ब। ये बन जाती है एक फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जैसे कि आपको पता होगा, हम लिखते हैं जैसे लुक इनटू। आप एक वर्ब देखेंगे लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। लुक इनटू, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। तो लुक इनटू इस तरह से यूज किया जाता है। ऐसे ही काफी सारे हैं, जैसे लुक आफ्टर, एक और है लुक आफ्टर, ये भी आप देख सकते हैं लुक आफ्टर, ये भी यूज होता है, राइट? तो ये होती है फ्रेजल वर्ब्स। एक और दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए आप ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन जिसका मतलब होता है काम करना बंद कर देना, ब्रेक डाउन। तो ये देख सकते हैं इस तरह की फ्रेजल वर्ब्स भी यूज होती हैं।
उसी तरह से ये एक फ्रेजल वर्ब यूज की हुई है लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसीलिए यहां पर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद हमने जेरेंड का यूज करा है मीटिंग, इसीलिए टू मीट यू बोलना यहां पर गलत होगा। आई होप कि अब आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर कौन से 3 रूल्स हमें समझने हैं और उनका ध्यान रखना है सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले। तो यहां पर मैंने 2 पार्ट आपको बता दिए, 2 रूल्स हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब हम आ चुके हैं पॉइंट नंबर 3, यानी कि तीसरा रूल जो आपको याद रखना है वो है रूल नंबर 3, विच वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। यस, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो जेरेंड्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं या फिर इन्फिनेटिव्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं। अब यहां पर आपको समझना है, देखिए कुछ वर्ब्स हैं जो ओनली जेरेंड, यानी कि 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो वर्ब्स जो सिर्फ जेरेंड के द्वारा फॉलो की जाती हैं, वो वर्ब्स जो सिर्फ इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो की जाती हैं, आइदर ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई भी, लव और कंटिन्यू। आप इसमें चाहे जेरेंड फॉर्म का यूज करें चाहे इन्फिनेटिव का यूज करें, कोई सेंस में चेंज नहीं होगा। अभी हम सेंटेंस के माध्यम से करके देखेंगे। और पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी यूज करें। स्टॉप और रिमेंबर कुछ वर्ब हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जो कि सेंस को टोटल चेंज कर देती है, यानी कि इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जेरेंड यूज करना है या इन्फिनेटिव वर्ब यूज करनी है, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट का, जिसमें ओनली जेरेंड्स का यूज होता है। देखिए सेंटेंस है आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय डांसिंग। अब इसको यहां पर जो वर्ब है एंजॉय, अब यहां पर जो वर्ब है एंजॉय, ये जेरेंड ही इसको फॉलो करेगा, इसको इन्फिनेटिव फॉलो नहीं कर सकता। तो लिखेंगे आई एंजॉय डांसिंग। अगर आप लिखते हैं आई एंजॉय, अगर आप लिखते हैं आई एंजॉय टू डांस, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। उसी तरह से एक वर्ब है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना, राइट, बच निकलना। आई एस्केप्ड, मैं बच निकला या मैं बच गया। आई एस्केप्ड फॉलिंग, यानी कि मैं गिरने से बच गया। आई एस्केप्ड फॉलिंग। यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते आई एस्केप्ड टू फॉल, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज नहीं होगा, यहां पर आपको जेरेंड का यूज करना होगा। तो ओनली जेरेंड्स की वर्ब्स जैसे ये 2 हैं, ऐसी और भी आपकी वर्ब्स हैं जिसकी मैं लिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं। आप उनको देख लीजिएगा और उनके साथ सिर्फ जेरेंड का ही यूज कीजिएगा, राइट। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो सिर्फ इन्फिनेटिव से ही फॉलो होती हैं, जैसे डिसाइड। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिसाइड, वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड करा, यानी कि हमने निर्णय लिया, टू गो होम, घर जाने का, घर जाना, घर जाना, हमने घर जाने का निर्णय किया, वी डिसाइडेड टू गो होम। अब यहां पर आप यूज नहीं कर सकते जेरेंड का, आप नहीं बोल सकते वी डिसाइडेड गोइंग होम, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ना आपने कभी सुना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको डिसाइडेड के साथ टू का यूज करना होगा, यानी कि टू गो, आप यहां पर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। वैसे ही एक प्रॉमिस भी एक वर्ब है जिसके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है, जैसे दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू कम सून, जल्द आने का, जल्द आने का, जल्द आने का। तो दे प्रॉमिस्ड टू कम सून, उन्होंने जल्द आने का वादा किया। यहां पर डिसाइड और प्रॉमिस के साथ ओनली इन्फिनेटिव, सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो यहां पर आपको दे प्रॉमिस्ड टू कम सून इस तरीके से लिखना है। आप यहां पर ना लिखें दे प्रॉमिस्ड कमिंग सून, ऐसा ना करें, राइट। ओके, अब यहां पर है पॉइंट नंबर 3। अब ये 3 के हैं सारे, ये इसके हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी आप यूज भी करेंगे और कोई सेंस भी चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, ही लव्स प्लेइंग, वो बहुत पसंद करता है खेलना, खेलना। प्ले एक वर्ब है, आईएनजी लगी हुई है, यहां पर हमने जेरेंड का यूज किया है। ही लव्स प्लेइंग, वह खेलना बहुत पसंद करता है।
चाहो तो आप यहां पर आइदर ऑफ द टू, आप यानी कि चाहो तो इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं और कोई भी सेंस में चेंज नहीं होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं वह खेलना बहुत पसंद करता है, तो आप लिख सकते हैं ही लव्स टू प्ले। अगर आप ऐसे भी लिख दें तो सेंटेंस करेक्ट होगा। ही लव्स टू प्ले, वह खेलना बहुत पसंद करता है, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही लव्स प्लेइंग, यानी कि नो सेंस चेंज्ड, आइदर ऑफ द टू, दोनों का ही इस्तेमाल यहां पर करेंगे तो ओके। इसी तरह से यहां पर है कॉन्टिन्यू वर्ब। ये कॉन्टिन्यू वर्ब जो है इसका मतलब होता है निरंतर जारी रखना, चालू रखना। इसको भी अगर आप दोनों सेंस में यूज करेंगे बदलाव नहीं होगा। जैसे राहुल कॉन्टिन्यूड वर्किंग इन ऑफिस, यहां पे वर्किंग का यूज किया है यानी कि जेरेंड का यूज किया गया है। अगर आप यहां पे लिखें या ऐसा बोल दें राहुल continued to work in office, तो ये सेंटेंस दोनों ही आपके करेक्ट होंगे और दोनों में कोई भी सेंस चेंज नहीं होगी। दोनों की हिंदी सेम है। राहुल ने ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। राहुल continued to work in office, राहुल ने ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। दोनों की हिंदी सेम है, दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे आप जेरेंड का यूज करें चाहे आप इन्फिनेटिव का यूज करें। तो यहां पर आपने देखा कि ओनली जेरेंड वाली वर्ब्स है एंजॉय, एस्केप, ऐसे ही और भी है जिसकी लिस्ट में आपको वीडियो में दे रहा हूं एंड में। ओनली इन्फिनेटिव, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज होगा, ऐसी भी वर्ब्स की लिस्ट है, मैं आपको वीडियो के एंड में दे रहा हूं। साथ में कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ इन्फिनेटिव का भी यूज हो जाता है, जेरेंड का भी यूज हो जाता है, इनकी भी लिस्ट है, ये भी मैं आपको देने वाला हूं। और साथ में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव का यूज या जेरेंड का यूज करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप जेरेंड या इन्फिनेटिव लगाएंगे सेंटेंस के मायने बदल जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी यूज करें। वर्ब है स्टॉप और रिमेंबर। अगर आप इन वर्ब के साथ जेरेंड का यूज करेंगे तो सेंस कुछ और होगी आपके सेंटेंस की, आपके कहने के मायने बदल जाएंगे। और अगर आप इनके साथ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो सेंटेंस के मायने कुछ और हो जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्ब ली स्टॉप की, आई स्टॉप। स्टॉप का अभी मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, स्टॉप के दो मीनिंग होते हैं वर्ब के, एक होता है रुकना और एक होता है रोकना, राइट। तो यहां पर है आई स्टॉप्ड, मैं चल रहा था और मैं रुका। आई स्टॉप्ड टू टॉक टू यू, यानी कि आपसे बात करने के लिए। टू टॉक मतलब बात करना, किससे? तुमसे। तुमसे बात करने को मैं रुका, मैं पहले रुका, मैं चल रहा था, मैं रुका और फिर मैं तुमसे बात करने लगा, यानी कि आई स्टॉप्ड टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने के लिए मैं रुका। यहां पर तो इसका सेंस ये है, लेकिन अगर हम इस टू टॉक जो कि एक इन्फिनेटिव है इसका यूज ना करके यहां पर हम एक किसका यूज करें? जेरेंड का यूज करते हैं। अगर हम जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं, टॉक के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो सेंस क्या हो जाएगा? अब जरा ये समझिए, आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू यू, यानी कि मैंने बंद कर दिया टॉकिंग टू यू, आपसे बात करना। टॉकिंग करना, क्या करना? बात करना। किससे? तुमसे। तुमसे बात करना मैंने बंद कर दिया। दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें आई स्टॉप टू टॉक टू यू, मैं रुका ही इसलिए ताकि मैं आपसे बात करूं, लेकिन इस सेंटेंस में तो वो कह रहा है मैंने तो बात करनी ही बंद कर दी आपसे। देख रहे हैं आप फर्क? तो इसीलिए इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं, वीडियो के एंड में। आप उन वर्ब्स का यूज जब भी जेरेंड या इन्फिनेटिव फॉर्म में करें तो बहुत सोच समझ के करें। नेक्स्ट एक वर्ब है हमारे पास रिमेंबर। ये रिमेंबर वर्ब का मतलब होता है याद करना, याद आना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब देखो यहां पर क्या है, आई रिमेंबर्ड टू मीट यू, कह रहा है मुझे याद आया, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, टू मीट मिलना, किससे मिलना? तुमसे, यानी कि तुमसे मिलने का मुझे याद आया, मुझे ख्याल आया कि मैं तुमसे मिलूं। तो आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, टू मीट यू, तुमसे मिलने का। ये सेंस है यहां पर टू मीट, यानी कि हमने यूज किया है इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की जिसमें हम मीटिंग का यूज कर रहे हैं, किसके साथ? हमारी मेन वर्ब के साथ। यहां पे भी देखिए मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट पे हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है,
सेम वही ये सब्जेक्ट है, ये है हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमने जेरेंट का यूज किया है, मीट में आईएनजी लगा के टू को रिमूव किया है। सेंस कहां पहुंच गई देखिए, आई रिमेंबर्ड मीटिंग यू, यानी कि मैं कभी तुमसे मिला था, वो तुमसे मिलना वो मुझे याद आ गया। समझ रहे हैं बात को, तुमसे कभी मिला था मैं, वो मिलना तुम्हें याद आ गया। जब मैं ऐसे बोल सकता हूं आई रिमेंबर्ड मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू, ईटिंग विद यू, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको जेरेंट और इन्फिनेटिव का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूं। यहां पर मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ वर्ब्स की लिस्ट दे रहा हूं, ऐसी वर्ब्स जो सिर्फ जेरेंट के साथ यूज होंगी, जो सिर्फ इन्फिनेटिव के साथ यूज होंगी, दोनों के साथ यूज होंगी, कोई सेंस चेंज नहीं होगा, और दोनों के साथ यूज होंगी लेकिन सेंस भी चेंज हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सोच सोच का फर्क है सिर्फ। कुछ बच्चों को लगता है ये बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन जब आप अपने अंदर से वो आग निकालते हैं ना इंग्लिश को सीखने के लिए, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आप ऐसे टॉपिक्स को सीख सीख के अपनी इंग्लिश को बहुत ही जल्द इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। बाकी सारा फर्क, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपको कम ट्रिकी लगेगा और आप इसको चुटकियों में बनाना सीख जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी फीस देके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे मैं अपनी दूसरी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।